नमस्कार, मैं आशीष सिंह। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एनपीए क्लासेस में। तो आज का टॉपिक होगा, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, वांट ऑफ फैक्टर। क्या होगा? वांट ऑफ फैक्टर। तो हम जानेंगे कि वांट ऑफ फैक्टर आखिर आया कहाँ से। ठीक है, तो वांट ऑफ फैक्टर आया है एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से। तो आप सोच पा रहे होंगे कि आखिर एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास क्या होता है और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होता है। तो आपको बता दें कि हिंदी में भी लिखे हुए हैं कि एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास को हम बोलते हैं अपसामान्य अणुभार। अपसामान्य अणुभार क्या बोलते हैं? अपसामान्य अणुभार। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को बोलते हैं अपसामान्य अणुसंख्यक गुणधर्म, जो कि हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ चुके हैं। ठीक है, यानी कि अपसामान्य अणुसंख्यक गुणधर्म। ठीक है, तो देखिए, हमें अब ये चीज़ें पता चल गई कि वांट ऑफ फैक्टर को पढ़ने से पहले हमें पढ़ना होगा एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो चलिए हम लोग जानेंगे कि आखिर एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होता क्या है। यानी कि अपसामान्य अणुभार या अपसामान्य अणुसंख्यक गुणधर्म। तो हम लोग तो ये अणुसंख्यक गुणधर्म यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ चुके हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि किसी भी कंपाउंड का, किसी भी यौगिक का मोलिकुलर मास यानी कि एमबी, मोलिकुलर मास निकालने के लिए, यानी कि एमबी की जरूरत पड़ेगी। तो मोलिकुलर मास निकालने के लिए हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़े हुए हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में हम 4 फार्मूले पढ़े हैं, आपको एक एक करके बता रहे हैं। ठीक है ना। तो पहला फार्मूला है पीनट ए माइनस पी ए अपॉन पीनट ए बराबर एक्स बी होता है। और यह जो एक्स बी होता है वह किसके इक्वल होता है? डब्ल्यू बी इंटू एम ए अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू के बराबर। ठीक है, ये चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, यानी कि हम लोग जो पढ़े हैं मोलिकुलर जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ यानी कि अणुसंख्या गुणधर्म जो 4 प्रकार का होता है। ठीक है, तो उसमें का पहला था कि वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, दूसरा क्या था? दूसरा हिमांक अवनमन, तीसरा क्वथनांक कुंडन और चौथा जो था परासरण दाब। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें पता है कि पीनट ए माइनस पी ए अपॉन पीनट ए बराबर एक्स बी होता है और डब्ल्यू बी इंटू एम ए अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू, ये चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। दूसरा फार्मूला है डेल्टा टी बी। तो डेल्टा टी बी बराबर क्या होता है? के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए, ये चीज़ें भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तीसरा है डेल्टा टी एफ यानी कि क्वथनांक, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। क्या बोलते हैं इसको? टी एफ को फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। और ये क्या, टी बी का मतलब क्या हुआ? बॉइलिंग पॉइंट, है ना, एलिवेशन। तो ये चीज़ें हैं। और डेल्टा टी एफ का हम लोग सूत्र पढ़ चुके हैं। ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। जो लोग नए होंगे वो लोग पहले पीछे वाले वीडियो को देखेंगे, यानी शुरू से देखते आएंगे, उनको बेहतर समझ में आएगा। के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000, ठीक है, 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। चौथा फार्मूला है पाई बराबर सी आर टी। पाई बराबर सी आर टी होता है, और अगर सी का वैल्यू पुट कर दें तो क्या हो जाएगा? पाई बराबर डब्ल्यू बी इंटू आर इंटू 2 इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू वी। तो ये 4 फार्मूला हम लोग पढ़ लिए। आखिर 4 फार्मूला से हमें निकलेगा क्या? देखिए, हम लोग चारों फार्मूला पढ़े ना, तो चारों फार्मूला में हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एम बी। क्या चाहिए? एम बी निकालना है, यानी कि मॉलिक्यूलर मास निकालना है किसी कंपाउंड का। ठीक है, तो अगर हम पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए लेके चलेंगे तो उसमें हमें क्या मिलेगा? ये फार्मूला मिलेगा, और इस फार्मूला में क्या मिलेगा? एम बी मिलेगा। और एम बी का मतलब क्या है? हमें तो ये निकालना है ना। हमें देखिए यहाँ पे शुरू में लिख चुके हैं, मॉलिक्यूलर मास ज्ञात करना है, यानी कि एम बी ज्ञात करना है। ठीक है, और ये एम बी ज्ञात होगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से ज्ञात होगा। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में जो हम लोग चीज़ें पढ़े हैं फार्मूला, ठीक है ना, तो उनसे हमें ये चीज़ें प्राप्त होगी। तो वही बात है। अगर डेल्टा टी बी में देखें तो डेल्टा टी बी में भी हमें क्या प्राप्त हो रहा है? एम बी प्राप्त हुआ है, यानी कि यहाँ से भी हम मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। ठीक है, किसके सहारे? तो डेल्टा टी बी के सहारे। फिर उसी प्रकार डेल्टा टी एफ के सहारे भी हम एम बी क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार ये जो पाई है परासरण दाब, इसके सहारे भी हम क्या ज्ञात कर सकते हैं? एम बी ज्ञात कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एम बी है। ठीक है, तो इन चारों फार्मूले के सहारे हम किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास ज्ञात कर सकते हैं। अब एक चीज़ और है कि ये जो पाई होता है ना, ठीक है, पाई का जो मान डिपेंड करता है इस एन पे, मोलों की संख्या पर डिपेंड करता है, अणुओं की संख्या पर डिपेंड करता है। जो पाई का वैल्यू होता है वह मोलों की संख्या का है या अणुओं की संख्या का है, इस पर डिपेंड करता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि पाई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। पाई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा?
एन, और ये एन है क्या आपको पता है, मोल होता है, एन क्या है, मोल है, ठीक है। और एन तो मोल हो जाएगा, और एन जो होता है मोल जो होता है, मोल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन होता है, कैपिटल एन, यानी कि इस एन का मतलब तो मोल होगा, और इस कैपिटल एन का मतलब क्या होगा, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और पार्टिकल्स के अंदर क्या जाएंगे, मोलिक्यूल आ जाएंगे, आयन आ जाएंगे, मोल आ जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है, ठीक है। यानी कि हम समझ चुके हैं कि अगर जितना मोलों की संख्या जितना अधिक होगी उसका प्रसरण दाब उतना ही अधिक होगा, और संख्या गुणधर्म उतना ही अधिक होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। चलिए तो हम आगे चलते हैं। अब हम आपको बताने वाले हैं कि एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास एंड एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, क्या किसे कहते हैं, ठीक है। तो समझिएगा, पहले हम आपको फिगर ड्राइंग करना बता देंगे कि आखिर फिगर के माध्यम से, चूँकि प्रैक्टिकली आपको बता दे रहे हैं, और जब प्रैक्टिकली बता देंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। उसके बाद हम चलेंगे भाषा की तरफ, यानी कि परिभाषा की तरफ, ठीक है। तो समझना है, यहाँ पर हम किसी बर्तन में सॉल्वेंट को लिए हैं, ठीक है। क्या चीज़ है, सॉल्वेंट है, विलायक है, क्या है, विलायक। इसमें पहले से विलायक हैं, ठीक है, यानी कि सॉल्वेंट। और हमें क्या करना है कि इस विलायक में विलेय को डालना है। किसे डालना है, विलेय को डालना है। तो यहाँ पे विलेय का जो कण है, यानी विलेय के कण को डालना है। तो यहाँ पे हम काउंट करके डालते हैं ताकि बेहतर आपको समझ आएगा। 10 विलेय के कण डालते हैं, ठीक है। कितने, 10 विलेय के कण डालते हैं। इस विलेय के कण को हम इसमें डालते हैं, और 10 विलेय के कण हैं, तो इसमें क्या होगा, इस सॉल्वेंट में ये सॉल्यूट आके मिलेगा, ठीक है। विलेय यानी कि जिसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूट, और इसे क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। तो समझना है कि इस विलेय के कण को हम इस सॉल्वेंट में डालते हैं, तो होगा ये कि इसमें कितने कण थे, 10 कण थे ना। तो इसमें भी अब 10 ही कण होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। मतलब कि 10 कण, 10 विलेय के कण को इसमें डाले, तो जाहिर सी बात है जब विलायक था पहले से और इसमें विलेय डाले तो सॉल्यूशन बन गया, विलयन बन गया। तो अब इसे हम सॉल्यूशन कर डालने के बाद जो बनेगा वो तो सॉल्यूशन होगा। तो अब हम इसे सॉल्यूशन कहेंगे। और इस सॉल्यूशन में कितने विलेय के कण हैं, 10 विलेय के कण डाले थे, तो अभी भी इसमें 10 कण ही हैं, ठीक है। अब एक और बर्तन में हम क्या करते हैं, मतलब इस प्रकार से भी होगा प्रक्रिया, यानी कि 10 विलेय के कण डालेंगे ना तो 10 ही इसमें मिलेगा, ठीक। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि इसमें भी क्या है, सॉल्वेंट ही है, विलायक ही है। और यहाँ भी लेते हैं विलेय, 10 विलेय के कण, 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जो है विलेय के कण है। और इस विलेय के कणों को हम दर्शा रहे हैं किसके द्वारा, एमबी के द्वारा। किसके द्वारा, एमबी के द्वारा। तो इस विलेय के कणों को हम इसमें डालें, ठीक है। तो जैसे ही डालें ना, तो डालने के बाद क्या हुआ, कुछ इस प्रकार से रिएक्शन आया कि इसमें जो 10 कण थे तो 2 कण मिल करके 1 कण बन गए, ठीक। 2 कण मिले तो 1 कण बन गया, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 हुआ क्या कि इसमें 10 विलेय कण था, 10 विलेय कण था। और जब इसको हम इसमें डाले सॉल्वेंट में, तब तो चूँकि सॉल्यूशन हो गया। और इस सॉल्यूशन में जो विलेय हैं, विलेय का जो कण है वो कितना हो गया, अब कणों की संख्या 1 2 3 4 5 हो गई, कणों की संख्या 5 हो गए हैं। और जो विलेय था, विलेय कण वो तो 10 था। अब देखिए परिवर्तन क्या हुआ कि यहाँ पर जो एमबी है, यानी कि जो विलेय का कण है वह 10 था। यहाँ पर कण में परिवर्तन हुआ, यहाँ पे कण की जो आकृति है वह दुगुनी हो गई। क्या हो गई, दुगुनी। तो हम इसे कह सकते हैं 2MB कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एमबी का जो कण का जो आकार था वो उस कण के आकार का ये कण दुगुना हो गया, 2MB हो गया। तो ये कह सकते हैं। एक चीज़ और कि अगर हम इसे पाई बोले, पाई 1 बोले, क्या बोले, पाई 1, यानी कि अनुसंख्य गुणधर्म क्या होगा कि जितना, मतलब जो पाई होता है, हम बताया था ना कि पाई किस पर डिपेंड करता है, पाई इज प्रोपोर्शनल टू
n, मतलब जितना कणों की संख्या अधिक होगा पाई उतना ही अधिक होगा, पर कण का संख्या कम होगा तो पाई का मान भी कम होगा। तो जरा समझिएगा, इसमें 10 कण थे विलेय के और 10 कण जब डाले तो जो सॉल्यूशन बना उसमें भी 10 कण ही हैं, ठीक है। और इसमें 10 कण डाले विलेय के, इसमें 5 ही मिला, ठीक है। यानी कि इसमें जो है कण ज़्यादा है, इसमें कण की संख्या कम है। अगर इसको हम पाई 1 मानते हैं, इसको क्या मान लेते हैं पाई 2, इसे पाई 1 और इसे पाई 2। और हम कह सकते हैं ना कि पाई 1 इज़ ग्रेटर देन पाई 2, ठीक है। मतलब पाई 1 इज़ ग्रेटर देन पाई 2 कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो है कणों की संख्या अधिक है और जब कणों की संख्या अधिक होगा तो पाई का मान अधिक होगा। इसमें 10 कण है और इसमें 5 ही कण है, ठीक है ना। तो ये जो पाई डिनोट करता है कणों की संख्या पर डिनोट करता है, हम बता चुके हैं ना कि पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n होता है। तो ठीक है, ये चीज़ें हमें पता चल गई। एक और बात आपको बताना है कि यहाँ पर क्या हुआ, कण मिल गए ना, कणों का संयोजन हुआ। क्या हुआ? कणों का संयोजन हुआ। तो हम इसे कह सकते हैं, पता है क्या, इसे कह सकते हैं एसोसिएशन। एसोसिएशन यानी कि संगुणक, संगुणक या संयोजन हो रहा है, मुझे कण मिल रहे हैं, ठीक है। एसोसिएशन हो रहा है यानी कि संगुणक या संयोजन हो रहा है, तभी ना कण आगे इसमें मिल गए। तो ये चीज़ था, यहाँ पर एम भी था और यहाँ पे कण का आकृति हो गया डबल यानी कि 2m भी कह सकते हैं। यहाँ तक आपको बिल्कुल चीज़ें समझ में आई हुई। अब ज़रा हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर फिर वही काम करते हैं, हम 10 कण ही डालेंगे विलेय के, ताकि आपको कन्फर्म हो। इससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको समझाने के लिए हम 10 कण लेके चल रहे हैं। इसमें 10 विलेय के कण हैं। जैसे ही इसमें हम डालते हैं ना, तो पता है क्या हो जा रहा है, इसमें आते ही कणों की संख्या में परिवर्तन हो जा रहा है। यानी कि एक कण जो है वह 2 कणों में विभाजित हो जा रहा है। एक कण 2 कणों में विभाजित होगा तो 10 कण कितने कणों में विभाजित होंगे? 20 कणों में। तो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि इसमें एक कण था और एक कण इसमें आकर के 2 कण का रूप ले लिया, ठीक है। तो जाहिर सी बात है 10 कण हैं तो 10 कण मिलकर कितने कण का रूप लेंगे? 20 कण का रूप लेंगे। यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पे अगर इसकी आकृति एम बी थी, कणों की संख्या एम बी था, तो यहाँ पे क्या हो गया, उस कण का साइज आधा हो गया ना। तो हम कह सकते हैं क्या, हाफ एम बी, क्या कह सकते हैं, हाफ एम बी। यानी कि इसकी आकृति में परिवर्तन हो गया। यानी कि यहाँ पे कण जो था उसका ये आधा हो गया, छोटा छोटा रूप में हो गया। तो ठीक है, बिल्कुल समझ आ गया। यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे आखिर क्या हुआ, तो चूंकि यहाँ पे क्या हुआ था, एसोसिएशन हुआ था, संगुणक हुआ था यानी संयोजन हुआ था। यहाँ पे कण मिले थे, लेकिन यहाँ पे कण जो है बिखर रहे हैं, वियोजन हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है। क्या हो रहा है? डिसोसिएशन, यानी कि बोले तो वियोजन, ठीक है। आपको बिल्कुल चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो और इसे अगर हम मान लेते हैं पाई 3, क्या मान लेते हैं, पाई 3, तो हम ये चीज़ें आसानी से कह सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो कण का संख्या है पाई 1 के कण के सापेक्ष क्या है, अधिक है। मतलब इसकी तुलना जो है हम पाई 1 से ही करेंगे। इसकी भी तुलना हम पाई 1 से ही किए थे। क्या हुआ था कि इसमें पाई 1 का कण ज़्यादा था, इसमें कम था, तो यानी कि पाई 1 ग्रेटर दैन पाई 2, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 10 कण है लेकिन यहाँ पे 20 कण है। तो हम कह सकते हैं कि पाई 1 लेस दैन पाई 3, पाई 1 लेस दैन पाई 3 हो गया। यानी कि पाई 1 जो है कम है, किसके सापेक्ष, पाई 3 के सापेक्ष, यानी कि पाई 3 अधिक है। तो आपको ये चीज़ें बिल्कुल समझ में आ गई होंगी कि हमें 3 प्रकार का दृश्य देखने को मिल रहा है। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर 10 विलेय के कण थे और 10 विलेय के कण थे, तो इसे जैसे ही हम विलायक में डाले तो जब विलेय और विलायक मिलेगा तो सॉल्यूशन बनेगा, हमें पता है। तो ये सॉल्यूशन बन गया और जब सॉल्यूशन बना तो उसमें अगर हम देखें कि कितने विलेय के कण हैं तो पता चला कि 10 जो विलेय के कण डाले थे तो 10 ही इसमें विलेय के कण दिख रहे हैं, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यानी कि कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसका मतलब कि 10 का 10 ही रह गया। इसका मतलब कि यह वास्तविक मान है, रियल वैल्यू है, वास्तविक मान है, रियल वैल्यू है।
और जैसे ही इसमें डाले तो क्या हुआ कि 10 कण 2-2 कणों का रूप ले लिया और कणों की संख्या घट गई, परिवर्तित हो गया, ठीक है। और ये हुआ ये कि जो कण थे विलेय का कण क्या हुआ, इसमें आके संयोजन हो गया, संगुणक हो गया, एसोसिएशन हो गया, एसोसिएट हो गया, ठीक है, जैसे भी कह लें। तो इसमें अगर पाई 1 था तो यहाँ पे हम इसको पाई 2 मान लेते हैं, ठीक, पाई 2 मान लिया। और यहाँ पे कणों की संख्या ज़्यादा होगी तो जाहिर सी बात है पाई का मान ज़्यादा होगा। यहाँ पे कणों की संख्या कम है इसके सापेक्ष तो पाई का मान भी कम होगा। तो वही बात है, हम कह सकते हैं इस आधार पे कि पाई 1 इज़ ग्रेटर देन पाई 2। और यहाँ पे कण का जो आकार है वह क्या हो गया, 2 MB हो गया, यानी कि पहले कण का आकार जो था उसके सापेक्ष ये 2 गुना हो गया। क्योंकि इसमें एक कण था, इसमें 2 कण मिलकर एक कण का रूप ले लिया है, यानी कि जाहिर सी बात है उसके अपेक्षा क्या है, 2 गुना है इसका, 2 MB। यहाँ पे क्या हुआ है कि 10 कण डाले थे, लेकिन क्या हो गया, प्रत्येक कण 2 कणों में टूट गया। तो जब प्रत्येक कण 10 कणों में टूटेगा तो 10 कण कितने कणों में टूटेगा, 20 कणों में टूटेगा, यानी कि हाफ MB कह सकते हैं। और इसके हम पाई 3 मान लेते हैं तो क्या होगा, जाहिर सी बात है कि इसमें कणों की संख्या क्या है, अधिक है, किसकी अपेक्षा, इसके अपेक्षा। यानी कि हम कह सकते हैं कि जब कण का संख्या ज़्यादा है तो पाई भी ज़्यादा होगा। तो यानी कि कह सकते हैं कि पाई 1 लेस देन पाई 3। बिल्कुल चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो अब चलते हैं परिभाषा की तरफ और आपको बिल्कुल गजब समझ में आएगा, एकदम गर्दा, ठीक है ना। तो चलिए आपको ले चलते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा। एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, अपसामान्य अणुभार। एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास यानी कि अपसामान्य अणुभार, इसका परिभाषा आपको बताएंगे। और एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हम उसे भी इसी में डिफाइन करेंगे, ठीक है। एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, ठीक है, यानी कि उसको हम क्या कह सकते हैं, अपसामान्य अणुसंख्यक गुणधर्म। इस चीज़ को हम इसी में डिफाइन करेंगे, एक ही में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे है ये है कि यदि विलयन में विलेय की अणुओं का वियोजन या संयोजन होता है। अब समझ चुके हैं वियोजन क्या होता है, संयोजन क्या होता है। वियोजन का मतलब कि उसमें कणों की संख्या मिलती है, और वियोजन का मतलब कि कणों की संख्या अलग होती है, टूटती है, ठीक है। और संयोजन का मतलब हुआ कणों की संख्या मिलती है। यदि विलयन में विलेय की अणुओं का वियोजन या संयोजन होता है तो विलयन में कुल कणों की संख्या बदल जाती है। जाहिर सी बात है, बदल रही थी, कम बेस हो रहा था, जिससे अणुसंख्यक गुणधर्म परिवर्तित हो जाते हैं, जिसे अपसामान्य अणुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। अगर हम डायरेक्ट आपको ये थ्योरी लिखवा देते और वो चीज़ें नहीं बताते तो क्या समझ में आता, बिल्कुल समझ नहीं आता। आप पूछते सर कैसे हो रहा है, इससे कैसे बदल जाएगा, कैसे परिवर्तित हो जाएगा। अब चीज़ आपको समझ होगा, जिसे अपसामान्य अणुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। इस प्रकार समझिएगा, इस प्रकार अणुसंख्यक गुणधर्म के आधार पर ज्ञात किए गए अणुभार भी वास्तविक मान से भिन्न प्राप्त होता है। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जब परिवर्तन होगा तो रियल वैल्यू से अलग ही ना होगा, ठीक, जिसे अपसामान्य अणुभार कहते हैं, ठीक है। बिल्कुल आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से देख लीजिएगा कि यदि विलयन में विलेय की अणुओं का वियोजन या संयोजन होता है तो विलयन में कुल कणों की संख्या बदल जाती है, ठीक है, जिससे क्या होगा, अणुसंख्यक गुणधर्म परिवर्तित हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, अपसामान्य अणुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं, ठीक है, यानी कि एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। इस प्रकार अणुसंख्यक गुणधर्म के आधार पर ज्ञात किए गए अणुभार भी वास्तविक मान से भिन्न प्राप्त होता है, जिसे अपसामान्य अणुभार कहते हैं। हो गया। चलिए तो अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। चलिए अब जानेंगे कि आखिर वांट ऑफ फैक्टर होता क्या है, वांट ऑफ फैक्टर को हम कैसे डिफाइन करेंगे। और वांट ऑफ फैक्टर को हम डिनोट करते हैं आई से। और ये वांट ऑफ फैक्टर 1880 में दिया गया था, ये एनसीईआरटी में 80 लिखा हुआ है और किसी किसी में 86 भी दिखता है, ठीक है। तो खैर उस पर विशेष जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या है वांट ऑफ फैक्टर, समझिएगा, विलेय के सामान्य
एवं प्रेक्षित आणविक द्रव्यमानों का अनुपात वान हॉफ घटक कहलाता है। विलेय के सामान्य एवं प्रेक्षित आणविक द्रव्यमानों का अनुपात वान हॉफ घटक कहलाता है। अब ये क्या है प्रेक्षित आणविक द्रव्यमान, ठीक है। तो समझिएगा, इस वान हॉफ फैक्टर का 3 फार्मूला है, यानी कि आई का 3 फार्मूला। फर्स्ट क्या है कि सामान्य अनुभार बटा प्रेक्षित अनुभार। अनुभार तो दोनों हैं, लेकिन एक सामान्य है, जनरल है, जनरल मॉलिक्यूलर है ना, मास है, लेकिन एक प्रेक्षित अनुभार है, ठीक है। अब समझना है कि इस सामान्य अनुभार यानी कि प्रेक्षित अनुभार, तो चूंकि दोनों अनुभार है तो हम क्या लिखेंगे, एम बी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक लिखेंगे कैलकुलेटेड, मतलब कैलकुलेटेड मान है। बात को समझिएगा, CAL मतलब कैलकुलेटेड मान है, जो कि हम खुद हल करके प्राप्त करते हैं, मान को रख करके निकालते हैं, यानी कि पाई में मान रख के उसका पुट करेंगे तो हमें मिलेगा, उसको बोलते हैं कैलकुलेटेड, यानी कि कैलकुलेटेड अनुभार। और एक है प्रेक्षित अनुभार, यानी कि MB ऑब्जर्व वैल्यू। आपको अगर याद ना हो तो उसके लिए लिख लीजिएगा, प्रयोग किया गया, प्रयोग किया हुआ, ठीक है, प्रयोग किया हुआ मान, ठीक है। मतलब कि जो प्रयोग करके प्राप्त किया गया है, एक्सपेरिमेंट करके प्राप्त किया गया है, ठीक है ना, उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, ऑब्जर्व मान, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब याद रखिएगा, सामान्य अनुभार जब भी कहा जाएगा तो समझिएगा कि चूंकि MB लेकिन कैसा, तो कैलकुलेटेड, जो हम खुद कैलकुलेट करते हैं, हल करते हैं, उससे बोलेंगे, ठीक है। और प्रेक्षित अनुभार का मतलब क्या हुआ, MB यानी कि ऑब्जर्व मान, ऑब्जर्व वैल्यू, ठीक है, यानी कि प्रयोग द्वारा प्राप्त किया हुआ मान। दूसरा फॉर्मूला है प्रेक्षित अनुसंख्यक गुणधर्म अपॉन सामान्य अनुसंख्यक गुणधर्म। सामान्य अनुसंख्यक गुणधर्म और प्रेक्षित अनुसंख्यक गुणधर्म का रेशियो, यानी कि प्रेक्षित अनुसंख्यक गुणधर्म अपॉन सामान्य अनुसंख्यक गुणधर्म। अब देखिए, अनुसंख्यक गुणधर्म यानी कि हम जानते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, यानी कि CP कह सकते हैं। तो समझिएगा, यहाँ पे है कि CP दोनों का दोनों अनुसंख्यक गुणधर्म है, लेकिन एक प्रेक्षित है। प्रेक्षित का मतलब समझ रहे हैं ना, ऑब्जर्व, यानी कि अब चला जाएगा ऑब्जर्व ऊपर, यानी कि CP, लेकिन कैसा CP, कैसा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कैसा अनुसंख्यक गुणधर्म, तो ऑब्जर्व वैल्यू जो प्रयोग के द्वारा प्राप्त किया हुआ है वो वाला। और नीचे भी CP ही होगा, लेकिन ये कैलकुलेटेड होगा, जो हम खुद से मान निकालते हैं। इसी प्रकार जो चारों अनुसंख्यक गुणधर्म का हम फॉर्मूला जानते हैं, सब में यही चीज़ लागू होगा, यानी कि पाई अपन पाई तो होगा ही, लेकिन पहला पाई जो हो जाएगा, चूँकि ये बट्टा में है ना बोला गया है, तो पाई अपन पाई तो होगा ही होगा, लेकिन ये पहला ऑब्जर्व वैल्यू और यहाँ पे कैलकुलेटेड वैल्यू होगा, ठीक है। उसके बाद है डेल्टा TB, जो हम लोग पढ़ चुके हैं, डेल्टा TB। तो डेल्टा TB तो नीचे दोनों ऊपर सेम होगा, लेकिन पहला वो जो होगा ऊपर होगा वो ऑब्जर्व मान होगा और नीचे कैलकुलेटेड वैल्यू होगा। उसके बाद डेल्टा TF, यानी कि ऑब्जर्व वैल्यू TF का। अब आपको TB का मतलब समझते हैं ना, क्वथनांक उन्नयन, और TF का मतलब कि फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, और पाई का मतलब समझ भी करते हैं। उसके बाद तो ये ऑब्जर्व और नीचे कैलकुलेटेड। और जो लास्ट फार्मूला है वो ये है, संयोजन या वियोजन के पश्चात कुल कणों की संख्या, ठीक है। संयोजन या वियोजन के पश्चात कुल कणों की संख्या बटा सामान्य कणों की संख्या। ये 3 फॉर्मूले हैं जिन्हें हमें याद कर लेना है, ठीक है। चलिए आगे के 4 बातें हम लोग पढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, ये हमें याद रखना है। यदि I बराबर 1 हो, I का वैल्यू कितना हो, 1 हो, ये 1 कब होगा, I का वैल्यू 1 कब होगा, जब ना तो संयोजन हो और ना ही वियोजन, यानी कि ना तो संयोजन होगा और ना ही वियोजन होगा। तो ना तो संयोजन होगा और ना ही वियोजन होगा, उस स्थिति में इस वान हॉफ फैक्टर का वैल्यू 1 होगा, ठीक है। दूसरी बात है, यदि I लेस देन 1, I का जो वैल्यू होगा 1 से कम होगा, कब, जब संयोजन होगा तब, यानी कि संयोजन का मतलब समझते हैं ना, क्या, एसोसिएशन। जब एसोसिएशन होगा, ठीक है। और वियोजन का मतलब डिसोसिएशन। तो यदि I ग्रेटर देन 1, I का जो वैल्यू होगा, I का जो मान होगा वह 1 से बड़ा होगा,
कब बड़ा होगा? जब फ्यूज़न होगा। ठीक है, तीसरी बात हो गई। चौथी बात कि ये जो CP है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी कि अनुसंख्यक जो गुणधर्म है, अनुसंख्यक गुणधर्म यानी कि CP इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/mb, यानी कि अगर किसी कंपाउंड का मोलिकुलर मास ज़्यादा है तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का मान कम होगा। ठीक है, और इसका मान कम है तो इसका मान क्या होगा? ज़्यादा होगा। जस्ट उसका क्या होता है? अपोजिट होता है। तो ये थी 4 छोटी छोटी बातें कि जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि आगे हमें इन सब चीज़ों का यूज़ करना है। ठीक है, तो अगर हमें ये सब चीज़ें पता होगी कि कब आई का मान 1 होता है तो कब होता है जब ना तो संयोजन होगा और ना ही वियोजन होगा। ठीक है, ना ही एसोसिएशन होगा और ना ही डिसोसिएशन होगा। और आई इज़ लेस देन 1, आई का जो वैल्यू होता है 1 से कम होता है कब? जब संयोजन होगा यानी कि एसोसिएशन होगा तब। और यदि आई इज़ ग्रेटर देन 1, आई का जो वैल्यू होगा 1 से बड़ा होगा कब? जब फ्यूज़न होगा यानी कि डिसोसिएशन होगा तब। उसके बाद है कि CP यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का जो वैल्यू होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/mb, यानी कि इसके जस्ट उल्टा होगा। यानी कि अगर MB का मान बढ़ेगा तो इसका CP का मान घटेगा, और जब CP का मान घटेगा तो MB का मान बढ़ेगा। यही था। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो ज़रूर समझ आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक करके, और अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।